આગળ વધીએ આપણી સાથે SJVN લિમિટેડના CMD નંદલાલ શર્મા જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે ઓવરઓલ નોર્મલ કોર્સ ઓફ બિઝનેસ તો ડિસ્કસ કરીશું જ બટ સાથે કેવી રીતના સેક્ટોરલ આઉટલુક બની રહ્યું છે અને અત્યારે કંડિશન શું છે આ બધા વિશે વાતચીત કરીશું। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी, किस तरीके से आउटलुक बन रहा है, क्योंकि पिछला 1 या 1.5 साल ऐसा था कि डिस्ट्रप्शन हम लोगों ने देखा था। अब जो डिमांड टर्न आउट हो रही है वो काफी बेहतरीन है। तो एक आइडिया आपकी तरफ से पावर जनरेशन स्पेस के ऊपर शेयर कर पाए आप, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। और उससे भी पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी और मेरी टीम की तरफ से, क्योंकि नए कैलेंडर ईयर में पहली बार बातचीत कर रहे हैं। और वेरी गुड आफ्टरनून। धन्यवाद। पिछले 2 वर्ष से लगभग कोरोना का समय चला है। बीच में अगर डिमांड देखे पावर की तो डिप की थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, वैक्सीनेशन डबल डोज लगभग 65-70% पीपल का हो चुका है और इकोनॉमी भी राइज कर रही है, ऊपर हुई है इकोनॉमी। तो इसमें पावर डिमांड भी आगे बढ़ा है। तो पावर सेक्टर में जो भी कंपनीज है उनकी पावर का डिमांड आउटलुक अगर देखें तो और ज्यादा बढ़ेगा अभी आने वाले समय में, जैसे जैसे इकोनॉमी और ग्रो होगी या ओपन होगी। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रीसेंट जो न्यूज़ है उससे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से पावर ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपका एक आउटलुक समझना चाह रही थी। ऑलरेडी आपके पास जो कैपेसिटीज है किस तरीके से वो एडअप होंगी। 27 प्रोजेक्ट्स आप ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं, जो हाइड्रो पावर, थर्मल, सोलर और विंड, ये चारों सेक्टर में ऑलरेडी इंटैक्ट है। यहाँ से विजिबल आउटलुक क्या देख रहे हैं आप? नेक्स्ट गोल टारगेट कैसे रहेगा ये नए बिजनेस को लेकर, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। बेसिकली SJVN एक पावर जनरेटिंग कंपनी है और जब से बनी थी 1988 से हम पावर जनरेटिंग सेक्टर में रहे और हाइड्रो से स्टार्ट किया था। लेकिन एज ऑन दिस डे हम पूरे डाइवर्सिफाइड हो चुके हैं पावर जनरेटिंग सेक्टर में भी। हाइड्रो के अलावा थर्मल, विंड, सोलर और नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड, नेपाल और भूटान में हम प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो फुली डाइवर्सिफाइड कंपनी हो चुकी है इन द फील्ड ऑफ जनरेशन। लेकिन अभी हमने ट्रेडिंग, पावर ट्रेडिंग में भी एंटर किया है। पिछले कल ही CRC ने हमारे लिए हमें अलाउ किया है, पावर ट्रेडिंग बिजनेस में भी हमें लाइसेंस ग्रांट किया है। तो हम और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं ताकि कंपनी का जो बिजनेस है और पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड होकर शेयर होल्डर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अट्रैक्टिव कंपनी बने। अच्छा, मतलब 2 to 3 years डाउन द लाइन कैसे देख पाएंगे हम लोग? मुझे एक आइडिया ये आपसे समझना है, क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस कैसे वर्कआउट होंगे? और जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज्यादा पिच इन कर रहे हैं, जो आगे वर्कआउट होता है हम लोग देखेंगे। तो एक कंप्लीट पिक्चर मुझे एक्सप्लेन करिए, उसके बाद हम लोग बाकी पैरामीटर्स के ऊपर जाएं। पिक्चर की बात करूं, अभी तक तो हमारा पोर्टफोलियो जिस तरह से करें, ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हमारे 6 ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हैं जो 2016 मेगावाट की कैपेसिटी है। हमारा टारगेट है 2023-24 तक, यानी कि अगले 2-3 वर्षों में इसको 5000 मेगावाट की कंपनी बनाना। मतलब ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हमारे 5000 मेगावाट के होने चाहिए और बाय 2030 12,000 मेगावाट का। तो हमारी एक्सपेंशन प्लान हमारे शेयर्ड विजन के मुताबिक ही चली है। तो 2-3 सालों में हमारे इसमें करीब 3500 मेगावाट के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हाइड्रो, सोलर और थर्मल सभी है। तो हमारे 2-3 वर्षों में हमारा पोर्टफोलियो 2016 से बढ़कर करीब 5000 मेगावाट का हो जाएगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नॉट ओनली इन द हाइड्रो सेक्टर बट इन द अदर सेक्टर्स आल्सो। और जियोलॉजिकल टर्म्स में भी अगर कहें, in India we are now constructing project in 7-8 states, and in other countries beside India we are constructing project in Nepal and Bhutan. तो complete diversification और expansion of the business कंपनी का रहेगा। तो ये पावर ट्रेडिंग का बिजनेस जो अभी शुरू काफी चला है मार्केट में, हम इसमें भी एंटर करके और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अग्रीड। और यहाँ से एक और प्लान जो मुझे डिस्कस करना है, चूंकि आपने MOU साइन किए हुए हैं, जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ आईडेक के साथ भी कर्नाटका की, यहाँ पे आप कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। यहाँ से आगे क्या और प्लान है?
ये कर्नाटका के साथ और गवर्नमेंट एंटिटी के साथ है, पावर सेक्टर कंपनी के साथ है, और स्टेट के साथ भी, जैसे हम राजस्थान के साथ भी एमओयू करने जा रहे हैं, अरुणाचल के साथ है हाइड्रो सेक्टर में, एक रिन्यूएबल सेक्टर में राजस्थान है, यूपी के साथ में हम सोच रहे हैं जिस तरह से हम प्रोजेक्ट सोलर में जा रहे हैं, तो कर्नाटका के साथ भी ज्वाइंटली मिलकर हम रिन्यूएबल के साइड में और बिजनेस एक्सप्लोर करें। ये हमारा प्रयास रहेगा सभी स्टेट्स के साथ, या क्योंकि भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का, तो हम अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को उसके साथ ही अलाइन करते हुए अपने पोर्टफोलियो को भी एक्सपेंड करने का विचार कर रहे हैं। ओके अच्छा, और आपकी कैपेसिटीज में सोलर प्रोजेक्ट के कितना क्वांटम ऑलरेडी आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक आइडिया समझना चाह रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने ऑलरेडी जो हम लोग जानते हैं सोलर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हुए हैं, यहाँ से आगे क्या प्लान रहेगा? क्योंकि जितने भी प्लेयर से मैं बातचीत कर रही हूँ, ये एक एरिया बहुत ही काइंड ऑफ अंडर पेनिट्रेटेड रहा हुआ है, और यहाँ से जो पुश आता हुआ दिख रहा है वो काफी बेहतरीन है। एक आइडिया यहाँ की ट्रेजेक्ट्री को लेकर कैसे वर्कआउट होगा? अभी तक सोलर का पोर्टफोलियो या रिन्यूएबल का पोर्टफोलियो में बात कहूं तो सोलर और विंड का 103 मेगावाट के हमारे प्रोजेक्ट अभी अंडर ऑपरेशन है, और लगभग 2500 मेगावाट प्लस का हमारे डिफरेंट पाइपलाइन में है, जिसमें से 145 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट, एक यूपी में और एक गुजरात में अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके अलावा 7 प्रोजेक्ट्स अंडर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है पाइपलाइन में, जो बिहार में है, पंजाब में है, देन गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सभी प्रदेशों में या तो हमें प्रोजेक्ट मिल चुके हैं या हम प्रयास कर रहे हैं विभिन्न प्रदेशों में सोलर प्रोजेक्ट और लेने के लिए। तो अभी हमारा टोटल पोर्टफोलियो करीब 2650 मेगावाट का है, ऑपरेशनल, कंस्ट्रक्शन और पाइपलाइन में है, और यही हमारा प्रयास है कि अगले 10 वर्षों में इस पोर्टफोलियो को हम करीब 15 से 20 हजार मेगावाट तक ले जाएंगे रिन्यूएबल को। ओके और ये जो हम लोग कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं, ये एड ऑन होंगे, कितने तक पहुंच पाएंगे, और साथ ही केपेक्स इसको लेकर कितना लाइंड अप है, कैसे फंड होगा, ये भी एक आइडिया दर्शकों के लिए आप प्रोवाइड कर पाए अगर? कैपेक्स में अगले साल में 2022-23 में करीब 2400 करोड़ का कैपेक्स रिन्यूअल के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, और इससे अगले साल तो और ज्यादा करीब 5000 करोड़ रुपए का कैपेक्स 2023-24 में हमारा टारगेट है। टोटल कैपेक्स कंपनी का है, जैसे इस साल 5000 करोड़ का कैपेक्स है, हम Q3 तक ही 4509 करोड़ कैपेक्स अचीव कर चुके हैं, और वी आर श्योर कि हम 5000 करोड़ का कैपेक्स ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पूरा करेंगे, और अगले वर्ष का कैपेक्स जो है 2022-23 का ये 8000 करोड़ का है, जिसमें से 2400 करोड़ तो लगभग इस रिन्यूएबल के ऊपर ही है, सोलर के ऊपर ही है। इसके अलावा थर्मल और हाइड्रो के ऊपर, थर्मल के ऊपर 2500 करोड़ का कैपेक्स अगले वर्ष टारगेट रहेगा, और हाइड्रो के ऊपर जैसे नेपाल में भी हम कर रहे हैं, भूटान में भी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी और उत्तराखंड में कर रहे हैं, ये करीब 2500 करोड़ 5000 करोड़ दोनों मिला के, नेपाल और इंडिया में 5000 करोड़ का कैपेक्स हम हाइड्रो के ऊपर फोकस करेंगे। ओके और इन सब के साथ आप रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेशन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पोटेंशियल जनरेशन कहें अगर, इस साल जो Q1 था वो काफी डिप किया था जनरेशन बिकॉज ऑफ द लेसर डिस्चार्ज इन द रिवर्स, लेकिन Q2 में एट पार रहा पिछले वर्ष की तुलना में, और Q3 में वी हैव इम्प्रूव्ड अबाउट 7.7% जनरेशन, और हमारा टारगेट रहेगा कि लास्ट ईयर का टारगेट, लास्ट ईयर की जो अचीवमेंट रही है 9224 मिलियन यूनिट की, हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे। ओके अग्रीड सर। अच्छा एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स में मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ Q2 के मार्जिन्स थोड़े बहुत इफेक्टेड रहे हैं, अब यहाँ से ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी नेक्स्ट जो सेकेंड हाफ की हम लोग बात कर रहे हैं उसके दौरान? अगर मैं कहूंगा तो हमारी जनरेशन, जैसे मैंने पीछे बताया कि रिकॉर्ड जनरेशन हमने अचीव की है 1480 मिलियन यूनिट्स इन द Q3, which is about 7.7% higher than the last year's corresponding quarter, और Q4 डिपेंड करेगा कि हमारे रेनफॉल और व्हाट डिस्चार्ज इन द रिवर्स
कैसा रहता है, वी आर होपफुल कि पिछले वर्ष की तुलना में ये ठीक रहेगा, तो हमारे जो नंबर्स हैं, फाइनेंशियल फिगर्स हैं, likely to improve in the Q3 and Q4. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, आगे डिस्कशन करें उससे पहले, क्योंकि हम लोग बजट भी कुछ ही दिनों में लाइनअप होते हुए देख रहे हैं, यहाँ से आपकी क्या उम्मीदें बन रही है? ये सेक्टर के लिए काफी थ्रस्ट ऑलरेडी प्लेयर्स मांग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर्स आप चाह रहे हैं कि लिए जाएं, वो कौन से होंगे? हाइड्रो सेक्टर में तो भारत सरकार और विभिन्न प्रदेश सरकारों ने पहले ही अच्छे इंसेंटिव्स दिए हैं टू प्रमोट हाइड्रो। भारत सरकार ने भी 2019 में हाइड्रो सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गाइडलाइंस इशू की थी। और जैसे हम हिमाचल प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश ने भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, केस टू केस बेसिस के ऊपर टू मेक दीज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वायबल कंसेशंस दिए हैं इन टर्म्स ऑफ प्री पावर और reimbursement of state GST. In case of solar, हमें उम्मीद है कि भारत सरकार आने वाले बजट में सोलर सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP21 में ये घोषणा की है कि हम अपने रिन्यूएबल नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन का शेयर जो है वो काफी आगे ले जाएंगे और 2030 में 500 गीगावाट जनरेशन ऑफ पावर विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सेक्टर। तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले बजट में भारत सरकार सोलर, विंड या रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी जनरेटर्स के लिए। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, कुछ दिनों पहले, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ, जो 12,000 करोड़ वाला ग्रीन कॉरिडोर फेज 2 का अनाउंसमेंट हुआ था, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस के लिए, स्टेट्स इसको किस तरीके से वर्कआउट करते हुए देख रहे हैं? आपके लिए अगर ये बेनिफिशियरी रहेगा, कितना मार्केट कैप्चर कर पाएंगे? एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर पाए। ट्रांसमिशन सेक्टर में जो ग्रीन कॉरिडोर का कंसेप्ट है कि जो जिस तरह से जनरेशन रिन्यूएबल सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है, तो हमें इस पावर को ट्रांसमिशन के लिए भी, क्योंकि पहले ही बहुत कम्पिटिटिव रेट आ चुके हैं खासकर सोलर वगैरह में, तो लेकिन ट्रांसमिशन के लिए भारत सरकार का ये प्रयास रहेगा कि इतनी एनर्जी जनरेट होगी उसको ट्रांसमिट करने के लिए, और दैट टू एट अफोर्डेबल रेट्स, सो दैट जनरेटर्स कैन जनरेट एंड the power is transmitted through the evacuation system and taken to the consumers and discoms. तो ग्रीन कॉरिडोर का कंसेप्ट जो है, इसमें भारत सरकार ने विभिन्न प्रदेशों के साथ मिलकर ये कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने की घोषणा की है। तो इसे जो रिन्यूएबल सेक्टर है, इसकी जनरेशन साइड में काफी इंसेंटिव क्रिएट किया होगा।